हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वेलकम टू हिंदी व्याकरण क्लास। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। अध्याय 1 का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आइए रीड करते हैं। भाषा मनुष्य की एकमात्र विशेषता है जिसके द्वारा वह अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति अनेक संकेतों एवं ध्वनियों के माध्यम से करता है। कोई भी अन्य प्राणी मानव के समान भाषा का व्यवहार नहीं करता है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका मतलब है, जिसका अभिप्राय है बोलना या कहना। तो भाष शब्द का मतलब क्या हुआ? बोलना या कहना। यही भाषा का मूल रूप है। इसी शब्द से भाषा नाम बना है। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों, जब हमारे मन में कोई भाव होता है, कोई भावना होती है, तो हम दूसरों से कैसे अपनी वो भावनाएं व्यक्त करते हैं? बोलकर, कहकर। जब हमें भूख लगी होती है तो हम कहते हैं हमें भूख लगी है। जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, और जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम चिल्लाते हैं। तो ये क्या है? भाषा के जरिए हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ये देखिए, ये भाषा की विभिन्न विधियाँ चित्रों में देखिए। बोलकर, सुनकर, लिखकर, इधर पढ़कर, ये संकेत के द्वारा, इन 5 विधियों के द्वारा भाषा को हम आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, आपने उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा समझा कि पहले चित्र में बच्चे ने बोलकर अपने विचार समझाए, दूसरे में अध्यापिका द्वारा पढ़ाए पाठ को बच्चों ने सुनकर समझा, तीसरे चित्र में लड़की ने लिखकर अपने विचार समझाए, तो चौथे चित्र में पिताजी ने लिखे हुए यानी किताब को पढ़कर समझा, और 5वें चित्र में अंपायर ने संकेत के द्वारा इशारा करके आउट होने का संदेश दिया। तो जो 5वां रूप है, 5वें रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये जो 5वां चित्र दिया गया है, इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन इसको भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। इस रूप को व्याकरण की दृष्टि से मान्यता इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वह हर व्यक्ति एक दूसरे के संकेत को नहीं समझ पाता है, और संकेतों से हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। तो भाषा को आसान शब्दों में अगर हम समझेंगे तो क्या कहेंगे इसको? अगर पूछा जाए भाषा क्या है, तो इसकी सही परिभाषा ये रही। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव तथा विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव तथा विचार ग्रहण करता है। अब आइए पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और लिखित भाषा में लिख कर पहुंचाते हैं। आइए रीड करते हैं। मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। अस्थायी का मतलब ये हुआ कि हम जो बोल देते हैं वो सामने वाला सुन लेता है, और उसके बाद वह बात खत्म हो जाती है। इसलिए यह भाषा का अस्थायी रूप है। रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन आदि पर बातचीत करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए स्थायी रूप क्यों कहलाता है? कि जब हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला सुन लेता है, उसके बाद में वह बात खत्म हो जाती है। 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वह बात कोई दूसरा नहीं सुन सकता है, क्योंकि वह उसी तत्काल समय के लिए होती है। लिखित भाषा होती है, इसको स्थायी भाषा कहते हैं। कैसे? पढ़ लीजिए। लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा के द्वारा ही हम अपने प्रयोग, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। तो समझ गए बच्चों, स्थायी रूप क्या है? जो कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आज हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं, जो भी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे जो हम विषय पढ़ते हैं, और ये हमें हज़ारों साल की पुरानी जानकारियाँ मिल रही हैं, ये लिखित भाषा की वजह से ही मिल रही हैं, क्योंकि भाषा का जो स्थायी रूप है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं भाषा के अनेक रूप। अब भाषा के रूप कितने हैं? एक होती है मातृभाषा। ये वह भाषा होती है जब बच्चा अपनी माँ के साथ में सीखता है, सबसे पहले जब बोलना सीखता है, जो अपने परिवार से सीखता है, ये मातृभाषा होती है। तमिलनाडु में तमिल परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा तमिल होती है। जैसे जो बच्चा अंग्रेजी परिवार में जन्मा हो, इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा होता है और बचपन में ही वो अपने माँ बाप की भाषा सीखता है, तो वो हिंदी नहीं सीखता है, ना वो तमिल गुजराती सीखता है, वो अंग्रेजी भाषा सीखता है। वो उसकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा सीखने के लिए
किसी भी स्कूल में जाकर सीखना नहीं पड़ता है, वो उसके जहन में पहले से ही स्थिर हो जाती है हमेशा के लिए। और मातृभाषा हम आजीवन नहीं भूलते, क्योंकि जो भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं वो हमारे अंत तक रहती है। ठीक है बच्चों। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में यही बोली एवं समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आते हैं राजभाषा। बच्चों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर समझो। राष्ट्रभाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है, यानी जो भाषा देश में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा है। और जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है वह राजभाषा है। ठीक है बच्चों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप पेंसिल से चाहे अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना और या ऐसे ही याद कर लो। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। इसके बाद आता है बोली। यह भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्रायः बोलने तक सीमित रहती है। इसमें सामान्यतः साहित्य की रचना नहीं होती है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए कि बोली की साहित्य की रचना नहीं होती है, क्योंकि यह क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे एक राज्य में आप अलग अलग ज़िलों में जाइए तो लोगों के बोलने का तरीका अलग होता है, इसको बोली कहते हैं। ठीक है। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रिज, अवधी, मगही, भोजपुरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में डिफरेंस है। इस तरह से उत्तराखंड चले जाएं तो उधर भाषा में डिफरेंस है। तो एक ही भाषा में जो अलग अलग क्षेत्रीय अंतर होता है, एक क्षेत्र की भाषा में अंतर जो आता है किसकी वजह से आता है? ये बोली की वजह से। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रिज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली आदि। साहित्य रचना की दृष्टि से ब्रिज और अवधी अपवाद हैं। कहने का मतलब ये है कि साहित्य की रचना बोलियों में तो नहीं होती है, लेकिन ब्रिज और अवधी एक ऐसी जो दो भाषाएं हैं, इनमें साहित्य की रचना हुई है। लिपि, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं, जिन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अतः लिपि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। आप आसानी से इस एक लाइन को याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है। ऐसे ही सभी भाषाएं आप घर पे इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। इसके बाद अब आते हैं हम व्याकरण पर। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली अशुद्धियों का पता लगाने और उन्हें शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आप समझ गए व्याकरण क्यों ज़रूरी है? व्याकरण सीखने से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। बिना व्याकरण के हम सही भाषा नहीं बोल सकते। अंग्रेजी इसीलिए बच्चों को ठीक से नहीं आती, क्योंकि बच्चों को ग्रामर नहीं आती। जब ग्रामर अच्छी तरह से आती है, हमें अंग्रेजी की ग्रामर अच्छी आने लगती है, तो हम अंग्रेजी भी अच्छी बोलना और पढ़ना और लिखना सीख लेते हैं। ऐसे ही हिंदी की जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो, हिंदी की ग्रामर का ज्ञान ना हो, तब तक हम हिंदी को भी अच्छी तरह से ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी कराता है। अब पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो ये चारों में क्या अंतर है? वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास,
निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। पद विचार में पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि के पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो जैसे बच्चों इन चारों को आप समझाना चाहें तो कैसे समझेंगे आप? जैसे वर्ण है, वर्ण होता है एक अक्षर जैसे कि का है, ठीक। का को लिखना, इसको बनाने का तरीका, ये है वर्ण विचार। और जैसे किसी का कोई जब दो वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, उस शब्द की शुद्धि, जैसे राम या कोई भी नाम लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए श्याम है, श्याम। तो श्याम को लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका और बोलने के तरीके को जानने के लिए व्याकरण का कौन सा रूप प्रयोग होता है? शब्द विचार। इसी तरह जैसे कि हम पुस्तक पढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ते समय हम कभी कभी शा को सा बोल देते हैं और सा को शा बोल देते हैं। तो ये कौन सा विचार हुआ? किस विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे? वर्ण विचार में, क्योंकि हम वर्णों में अशुद्धियाँ कर रहे हैं। जब शब्द गलत होता है तब हम शब्दों को शुद्ध करते हैं, तब शब्द विचार का अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो दोहराने वाली चीज़ें हैं इनको आप एक बार घर पे दोहरा लीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। इसकी जो एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।